आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। कौमी सलामती का जो इजलास बुलाया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, फौज किसके साथ है? कौमी सलामती कमेटी के एलामियों को रद्दी की टोकरी में फेंकना मुमकिन नहीं होगा। किसी न किसी तरह बंदियाल साहब को बांध सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधे जा सकते हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमात और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की गई है। पाकिस्तानी पार्टनर कौन है? इंतखाबात नजर नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब को शिद्दत से एहसास हो रहा होगा। फैसले इतने बढ़ गए हैं कि वो अब कवर होने बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ, मगर अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो दूसरी करारदाद मंजूर हुई है इसको तस्लीम करेगी या फिर ये भी रद्दी की टोकरी में ही जाएगी, और या तीसरा ये कि ये क्या एक सिंबॉलिक ही सिर्फ एक स्टांस होगा या फिर इसका कोई नतीजा निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सोबिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। मुजम्मिल साहब, अब ये करारदाद के बाद आप क्या देख रहे हैं? आगे आपके पास क्या अंदर की इत्तलात हैं? हुकूमत क्या हिकमत अमली अपना रही है? देखें, ये करारदाद काफी नहीं है। ये करारदाद जब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी कि करारदाद के जरिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने से रोका गया है कौमी असेंबली से, तो सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानेगा। करारदाद की एक अखलाकी हैसियत होती है, कानूनी हैसियत नहीं होती है। तो लिहाजा इसकी अखलाकी हैसियत है, कानूनी हैसियत नहीं है। और ये बात शायद हुकूमत को पता है। ये सियासी खेल में दबाव डालने का एक तरीका है कि आपने पार्लियामेंट से करारदाद भी पास करा ली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि करारदाद जो है वो कोई हल है मौजूदा सूरत हाल का हुकूमत के पास। हुकूमत ने हल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है। एक दिन पहले आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। मेरे ख्याल में उस मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला हुआ है। और इलेक्शंस के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का कोई फैसला होगा जिसमें फोर्सेस से बात की जाएगी कि क्या आप लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और फिर उसका कोई हैंड आउट और जारी मुजम्मिल होगा। साहब, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि कौमी सलामती का जो इजलास बुलाया गया है कौमी सलामती का, इसमें जो है कुछ अहम फैसले भी मुतवक्के किए जा रहे हैं और ये भी पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, फौज किसके साथ है। कोई ऐलान तो नहीं करना ना फौज ने कि वो किसके साथ है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास आखिरी दिनों में इमरान खान साहब ने साइफर के इशू पे भी किया था, जिसका फिर उसके बाद जिसका एक वो हैंड आउट आया था जिसमें डिमार्च करने का कहा गया था। लेकिन फौज ने बाद में कहा कि हमने सिर्फ डिमार्च कहा था, हमने साइफर को ओन नहीं किया था। अब सूरत हाल ये है कि कल कौमी सलामती कमेटी में सबसे पहले तो ये बात होगी कि क्या इलेक्शन के लिए फोर्सेस देनी है। अगर कौमी सलामती कमेटी के हैंड आउट में ये बात आ जाती है कि उसमें ये तय हो गया है कि अभी हम 4 माह या 6 माह इलेक्शन के लिए जो है फोर्सेस नहीं दे सकते और इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है और फोर्सेस नहीं दी जा सकती, तो फिर उसकी कोई एक हैसियत होगी कि क्या कौमी सलामती कमेटी के उस एलामिये को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा और उसके नतीजे में क्या कुछ होगा। लिहाजा मेरे नजदीक कौमी असेंबली की करारदाद से ज्यादा कौमी सलामती कमेटी के एलामिये की हैसियत होगी सुप्रीम कोर्ट में। और कौमी असेंबली की करारदाद को तो बंदियाल साहब शायद रद्दी की टोकरी में फेंक दें, लेकिन कौमी सलामती कमेटी की करारदाद के एलामिये को रद्दी की टोकरी में फेंकना मुमकिन नहीं होगा और वो किसी न किसी तरह बंदियाल साहब को बांध सकेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक हल तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास से निकल आएगा, लेकिन उससे ज्यादा भी इन्हें कौमी असेंबली से और भी कोई कानून साजी चाहिए होगी, जिसमें एक तो इमरजेंसी वाली बात है जो अभी हुकूमत इंक्लाइन नहीं है क्योंकि आईएमएफ से बात कर रही है और बात कर रही है। फिर ये भी है कि अगर 22 अरब रुपए आपको चाहिए तो आप 22 अरब रुपए का एक सप्लीमेंट्री बजट पेश कर लें और कहें कि हमें इलेक्शन के लिए 22 अरब रुपए देने हैं, और वो बजट जो है सप्लीमेंट्री बजट जो है वो कौमी असेंबली में नामंजूर कर दे और उसको मुस्तरद कर दे। लेकिन मुजम्मिल साहब, हुकूमत अदालत ने वैसे 21 अरब रुपए जारी करने का कहा है।
वही ना 21, फिर आगे केपी के भी इलेक्शन है सारे, तो उसका मुश्तरका बजट भी तो पेश किया जा सकता है ना। तो वो जी जी। मुश्तरका बजट पेश करके उसको कौमी असेंबली मुस्तरद कर दे तो वो ज्यादा बेहतर पोजीशन होगी कि कौमी असेंबली ने पैसे देने से मना कर दिया है, तो अब हुकूमत पैसे कैसे दे। और अगर कौमी सलामती कमेटी में फोर्सेस देने का एलामिया आ जाए और कौमी असेंबली पैसे देने से मना कर दे, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधे जा सकते हैं। मेरे ख्याल में करारदाद के जरिए उनके हाथ नहीं बांधे जा सकते, करारदाद से आगे चलना होगा। करारदाद पहला कदम तो हो सकता है, इससे एक सियासी मोमेंटम तो बना है, कौमी असेंबली की आवाज तो सामने आई है, इसकी एक सियासी हैसियत भी है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत उतनी मजबूत नहीं है जितनी तवक्को की जा रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो तो कामयाब नहीं होगी, आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और फिर उसके बाद पैसों को रोकने के लिए भी कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन मैं साथ साथ सोबिया आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि पाक फौज और पीटीआई के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क की बड़ी सियासी जमात और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक वीडियो आपको भेजी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद वो वीडियो चला दें, कोई 1 मिनट की वो वीडियो है वो चला दें, फिर हम उसके बाद उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने वीडियो भेजी हुई है, देखिए, आप आप जरा मुजफ्फर साहब वो फर्म फंडिंग की बात तो नहीं कर रहे? जी मैं वो बात कर रहा हूँ, तो वो वीडियो अगर आप 1 मिनट की चला दें तो फिर हम उसके बाद उस पर आगे बात करते हैं। आइए एक ऐसा सच बताते हैं जिसे जानकर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अगर गुस्सा ना हो तो अफसुर्दा ज़रूर हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लंदन में मॉरिशस की एक कंपनी ने आउटडोर पब्लिसिटी के लिए मुकामी सतह पर 1000 से ज़ायद बिलबोर्ड्स और लंदन में बसें ब्रांडिंग के लिए किराए पर ली हैं। ये एक हकीकत है और मायदा आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस कंपनी का मकसद इन बिलबोर्ड्स और बसों पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाना, पाकिस्तान को दुनिया में एक नाकाम रियासत बनाकर दिखाना और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने वाला बदतरीन मुल्क साबित करना है। मॉरिशस की इस कंपनी के मालिकान हिंदुस्तानी हैं और मॉरिशस हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, जहाँ से रा अपने शैतानी कामों को ऑपरेट करती है। इस कंपनी मालिकान का पाकिस्तान में LKMT नामी कंपनी के मालिक आतिफ रईस खान से न सिर्फ गहरा ताल्लुक बल्कि कारोबारी शराकतदारी भी है। इन मालिकान ने आतिफ रईस के साथ मिलकर पाकिस्तान में DTH का लाइसेंस भी हासिल करने के लिए बोली जीती थी। ताहम ISI ने बर्वक्त कार्रवाई करके इन मालिकान के रा के साथ ताल्लुक होने की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी और लाइसेंस जारी न हो सका। आतिफ रईस साबिक वफाकी वजीर अली जैदी के फ्रंटमैन और अली जैदी साबिक वजीर आज़म इमरान खान के फ्रंटमैन हैं। यहाँ हम आपको आतिफ रईस के मॉरिशस के लोगों के साथ कारोबारी ताल्लुकात और अली जैदी के साथ ज़ाती ताल्लुकात के सबूत तस्वीरों की सूरत में दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे अक्ल रखने वाला कोई पाकिस्तानी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस सच का किसी सियासतदान की मोहब्बत या दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान की मोहब्बत में बताया जाने वाला एक सच है। मॉरिशस की ये कंपनी अगले चंद दिनों में रा की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे शुरू करा रही है, जहाँ पाकिस्तान का परचम जलाने के साथ साथ पाक फौज को कमजोर और एटमी हथियारों को गैर महफूज करार देने का प्रोपेगेंडा किया जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों का बदतरीन मुखालिफ डेविड फेंटन क्यों तहरीक इंसाफ के लिए अमेरिका में लॉबिंग कर रहा है। आपने वीडियो देख ली नाजरीन, देखिए ना, अब एक तरफ नाजरीन को ने भी देख ली। अब सवाल ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये जो बिलबोर्ड्स लगा रही है कंपनी न्यूयॉर्क में, लंदन में और यूरोप में, ये एक मॉरिशस में कायम हुई एक कंपनी है जिसके इंडियन ओनर्स हैं और उसने पहले पाकिस्तान में DTH लाइसेंस लेने की भी कोशिश की अपने एक पाकिस्तानी पार्टनर के साथ, जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे। पाकिस्तानी पार्टनर कौन है? वो पाकिस्तान में कैसे? वो आतिफ असलम है, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं सारे, और हमने कागजात भी इस वीडियो में वो सारे दिखा दिए हैं और नाजरीन ने देख लिए हैं। तो सवाल ये है कि अब उसके बाद जब आप पाक फौज के खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन न्यूयॉर्क में, लंदन में, यूरोप में, वाशिंगटन में चलाएंगे, आपने 1000 ट्रक ले लिया इस काम के लिए किराए पे और आप उनको पे कर रहे हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में, और उसके बाद आप खुद ही ये कही जाए कि हमें पाक फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये मजे का खेज बात है।
आपने जो लंदन में मुजाहरे किए हैं, जिसमें आर्मी चीफ के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई है, फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई है, वाशिंगटन में जो मुजाहरे हुए हैं, न्यूयॉर्क में जो हुए हैं, सियाटल में जो मुजाहरे हुए हैं और उनमें जो जुबान इस्तेमाल की गई है, तो मैं हैरान हूं कि उसके बाद इमरान खान साहब ये बात पीडीएम के पे कैसे डाल सकते हैं कि जी पीडीएम उनकी और फौज की लड़ाई करा रही है। आप खुद जो काम कर रहे हैं वो काफी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि एक तो जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान फासले हैं वो पिछले एक माह में जो इन्होंने मुहिम चलाई है आलमी सतह पर, उससे बहुत बढ़ गए हैं। और वो फासले इतने बढ़ गए हैं कि वो अब कवर होने बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारी कोई बात नहीं हो रही। और मैं नहीं समझता कि अब इमरान खान का सियासी बोझ को एस्टेब्लिशमेंट उठा सकती है। जुडिशल मतलब इस वीडियो के अंदर एंड पे एटमी प्रोग्राम का भी जिक्र है, कोई $25,000 जो है वो पीटीआई ने इन्वेस्ट किए। जी हाँ, वो उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की जिसके जरिए ज़िल्मे खलीलजाद और डेविड फ्लिंटॉफ के बयानात आ रहे हैं। वो मुआहिदा भी सबके सामने है कि जो अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की गई है और वो लॉबिंग फर्म किन लोगों के साथ लॉबी कर रही है। उस लॉबिंग फर्म ने पहले पाकिस्तान के एटमी साजिशों के खिलाफ लॉबिंग की हुई है और अब वो लॉबिंग फर्म ऐसे लोगों को इमरान खान की हिमायत में ला रही है जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं और उन्होंने पाकिस्तान के एटमी जो न्यूक्लियर ताकत है उसके खिलाफ भी बहुत लॉबिंग की हुई है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और फौज के सामने है कि इमरान खान साहब किस तरफ चल रहे हैं। तो उसके बाद वो बेशक ये कहें भी कि हमारे और फौज के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश की जा रही है, फासले पैदा नहीं करने की कोशिश की जा रही, फासले पैदा हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं इमरान खान जहां जुल्फकार पहुंच गई थी। आप बात समझें कि उसके बाद उनकी सेटलमेंट नहीं हो सकी और इमरान खान साहब भी को भी वो एक रोग एलिमेंट के तौर पे देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पर पाक फौज की बदनामी का बायस बन रहा है। उनके मुजाहिरों में फौज के खिलाफ बात हो रही है इंटरनेशनली। वो कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में भी दबे छुपे अल्फाज में कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और तो बाहर जहां भी हो रहा गुज़िश्ता दिनों इसहाक डार ने वजीर खजाना ने जो एक बयान जारी किया था, उन्होंने सेनेट में खुद तकरीर करते हुए कहा था कि हम किसी को जो है वो ये हक नहीं देंगे कि वो हमें बताए कि हमने जो है वो एटमी प्रोग्राम किस तरह का रखना है, किस रेंज में रखना है, कैसा नहीं रखना। और उन्होंने कहा कि हम इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे एटमी प्रोग्राम के हवाले से। तो उस पे भी काफी सवालात उठे थे। तो ये बताएं क्या उसी तनाजर में ये इसहाक डार ने ये बयान दिया था एटमी प्रोग्राम के हवाले से? नहीं, ये वो उन्होंने इस तनाजुर में नहीं दिया था। ये डेवलपमेंट सारी उसके बाद की है, उसको फोरसी करके तो किया जा सकता है, लेकिन ये जो अब बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स और ये जो मुजाहरे हैं ये उसके बाद की सारी ज्यादा एक्टिविटी इन्होंने तेज की है और ये उसके बाद का सारा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के एटमी ताकत के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं, आज से नहीं हो रही, हमेशा से होती हैं। हर हुकूमत को उसका सामना रहता है, हर हमारी हसास इदारों को उसका सामना रहता है, फौज को उसका सामना रहता है। लेकिन वो तो एक रूटीन मैटर है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स के खिलाफ एक मुहिम चलती है, लेकिन उस मुहिम में पीटीआई की कहीं से का मुलव्वस होना, पीटीआई की लॉबिंग फर्म का उसमें मुलव्वस होना और फिर जो पीटीआई वहां पे अब बिलबोर्ड और होर्डिंग्स और मुजाहरे कर रही है उसका मुलव्वस होना ज्यादा तशवीशनाक है। मेरे ख्याल में इमरान खान को खुद भी इसको देखना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि इस किस्म के काम उनके लिए और उनकी सियासत के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मुल्क में हमने तो कल के प्रोग्राम में कहा था कि हमें अभी इंतखाबात नजर नहीं आ रहे हैं और आज कौमी असम्बली की करारदाद से भी यही बात सामने आ गई है। और ये करारदाद मुस्लिम लीग नून ने खुद नहीं पेश की, एक बलोचिस्तान के रुकन मक्सी साहब से पेश करवाई गई है और उस पर सबके दस्तखत भी हैं। और मैं समझता हूँ कल कौमी सलामती कमेटी 42 अरकान के दस्तखत है, बाकियों ने वोट डाल दिए ना। 42 तो मूवर हो गए जिन्होंने उसको मूव किया, जो तजवीज कुनिंदा हो गए जिन्होंने उसको मूव किया। 42 छोटी तादाद नहीं है जिन्होंने मूव किया। इसकी मुखालफत तो सिर्फ मोहसिन लगारी साहब और पीटीआई के 2 लोगों ने की और आज इमरान खान साहब को शिद्दत से एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर कितनी बड़ी गलती की है, जैसे उन्हें ये एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। तो मैं समझता हूँ कि गलतियों का एहसास इमरान खान को ज्यादा करना चाहिए और दूसरों पर इल्जामात कम लगाने चाहिए। और अब जो उन्होंने फौज के खिलाफ इंटरनेशनली मुहिम शुरू की है, अगर उनका
ये ख्याल है कि इसके नतीजे में फौज जो है वो दबाव में आकर उनसे कोई डील कर लेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो दबाव इतना ज्यादा है कि उसके नतीजे में कोई इमरान खान से डील हो जाए। पाकिस्तान का माजी भी ऐसा नहीं बताता कि जिसने ऐसी कोई हरकतें की हो उससे फौज ने डील की हो। उसे रोग एलिमेंट तो बनाया है उन्होंने, लेकिन उससे डील नहीं की है। मुझे नहीं समझ आती इमरान खान को किसने समझाया है कि वो इंटरनेशनली ये सब कुछ करके फिर फौज को दबाव में लाकर कोई फौज से डील कर सकते हैं और इक़्तिदार का रास्ता दोबारा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक कल कौमी सलामती कमेटी का अलामिया जो है ये फैसला करेगा कि आगे की सियासी हिकमत अमली और इलेक्शन जो है खास तौर पे वो होंगे 14 मई को या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।